नमस्कार। तो आज सप्ताह जो हमारा साल का पहला संडे है, पहला रविवार 7 जनवरी, और आज मैं लेकर आई हूँ अपनी ही एक कहानी, माटिल्डा की वह शाम। यह कहानी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर की में उसका लोकल जो उसका वो है वहाँ के उससे लिखी गई है और बहुत कुछ वहाँ का है। ये कहानी 2003 में मैंने लिखी थी। 2001 पूरा वर्ष मैं ऑस्ट्रेलिया में ही थी, वहाँ MBA कर रही थी, और उस दौरान एक पूरे नई जगह को देखना, नए लोगों से मिलना, उनके नई संस्कृति, सब कुछ नया, उससे और कितनी नई बातों के साथ एक बात तो जाहिर थी कि मनुष्य हर जगह एक से होते हैं। उनका दुख, खुशियाँ लगभग एक ही तरह की होती हैं, और मनुष्य कहीं का भी हो, उसको एक स्पर्श की और एक श्रोता की जरूरत रहती है। तो कहने वाला कोई और था, सुनने वाली मैं थी, और वही कहानी अब मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, जो मैंने देखा, सुना, महसूस किया। इनमें से ये कहानी किसी की भी उस तरह से नहीं है और बहुत लोगों की है वहाँ की। तो चलिए सुनते हैं माटिल्डा की वह शाम। माटिल्डा बे है पर्थ में, और वहीं पर वो बहुत महत्वपूर्ण है इस कहानी के लिए, वो बे, खाड़ी। प्रभा क्लास से बाहर निकली तो सामने सौरभ खड़ा था, बेचैन। वह उसके पास पहुंची। हेलो सौरभ, क्या हुआ? कुछ? सौरभ ने तुरंत उसका हाथ थामा और एक कोने में ले जाकर फुसफुसाया। मिशेल के स्टेप फादर की डेथ हो गई है, उसके घर जा रहा हूं, चलोगी? ओह, तभी कल से मिशेल नहीं दिख रही। कब हुई डेथ? कल ही। दरवाजा एक अधेड़ सी दिखने वाली औरत ने खोला। सूजी आंखें और चेहरे पर अजीब सी वीरानगी देखते ही लगा कि यह रीटा है, मिशेल की माँ। हम मिशेल के दोस्त। उन्होंने उन्हें इशारे से अंदर बुलाया। मिशेल, तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं। फिर वे उनसे बोली, मिशेल ऊपर है, तुम लोग भी ऊपर ही चले जाओ। शी रियली नीड्स यू। तुम ही, यू आर प्रभा, नो? मैं तुम्हें कैसे थैंक्स करूं? शी डिस्कवर्ड डेविड एट लास्ट एंड ही कुड डाई पीसफुली एंड कंटेंटेड। थैंक यू माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। कहते कहते रीटा ने प्रभा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रीटा उसे लिपटाए हुए ही अंदर ले गई। शोक के काले कपड़ों में मिशेल कुछ खोई खोई लगी, असमंजस में पड़ी हुई। प्रभा ने जब उसे गले लगाया तो वह फुसफुसाई, थैंक्स प्रभा, तुम्हें ही याद कर रही थी। यू नो, मैंने इस संबंध को कल ही तो डिस्कवर किया था, और आज मैं उनकी कब्र पर एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं डाल पाई। हिम्मत ही नहीं हुई जुदा करने की उन्हें। और वह फपक पड़ी। प्रभा देर तक गले से लगाए उसके सिर पर हाथ फेरती रही और याद करती रही उस दिन की अपनी कही बात। मिशेल, जरा यह तो सोचो कि अगर डेविड तुम लोगों की जिंदगी में ना आए होते तो क्या आज तुम वही होती जो हो? सोचो तो, डेविड के साथ ने कितना सहारा दिया तुम्हारी माँ को। पर मुझे ना तो माँ पूरी मिली, ना पिता। पूरा मिलना क्या होता है मिशेल? किसे पूरी माँ और पूरे पिता मिलते हैं? तुम्हें मिले ना? तुम्हारे पेरेंट्स का तो डाइवोर्स नहीं हुआ, एक कंटिन्यूटी रही तुम्हारे जीवन में। डोंट फॉरगेट दैट प्रभा।
कुछ बोल न सकी प्रभा, किंतु उसके मन में आया कि कह दे। डाइवोर्स ही जीवन में डिसकंटिन्यूटी नहीं पैदा करते। घरों का माहौल भी ऐसा हो सकता है कि घर गृहस्थी का सारा काम करने के बाद माँओं को बच्चे बोझ लगने लगे और खुद बच्चों के लिए माँ चीखने, चिल्लाने और डांटने धमकाने वाली औरत हो जाए, और पिता हुआ जिसके घर पर आते ही तमाम खेल कूद चिल्ल पों खत्म करके बबुआ की तरह चुपचाप बैठ जाना पड़े। अरे किसी को पूरा कुछ नहीं मिलता कभी भी। आंखों में जितना आकाश समा जाए, आकाश उतना ही बड़ा होता है दोस्त। उसके आगे तो सोच और कल्पना ही होती है। लेकिन प्रभा ने कुछ कहा नहीं था, मन ही मन सोचती रही थी क्या कहती वो। और अभी मिशेल को गले लगाए प्रभा सोच रही थी कि मिशेल नहीं जानती कि जग प्रसिद्ध आदर्श भारतीय पारिवारिक जीवन में एक छत के नीचे रहते, एक ही बिस्तर पर साथ सोते हुए भी पति पत्नी एक दूसरे के लिए कितने बेगाने हो जाते हैं, कितना दम घोटू हो जाता है साथ रहना, और कितना कठिन है बंधनों को तोड़ना, जो अगर टूट जाए तो शायद जीवन ठीक ठाक से फल फूल जाए। एक गहरी सांस लेकर रह गई प्रभा। मिशेल के घर से लौटते हुए सौरभ ने धीरे से कहा, मिशेल, किसी भी तरह की जरूरत हो तो प्लीज बता देना। व्यादय, ऐसी कोई बात नहीं। फ्यूनरल और इस दौरान के सारे रीति रिवाजों के लिए सेंट पॉल्स लास्ट राइट्स एजेंसी की बुकिंग उन्होंने अपने जीवन काल में ही कर दी थी। यहाँ तक कि अपनी कब्र पर लगाने के लिए अपनी पसंद के पत्थर भी उन्होंने खुद ही चुन लिए थे। सब कुछ खुद ही कर गए वे। मेडिकल इंश्योरेंस की वजह से अस्पताल के खर्चों का बोझ भी मां पर नहीं पड़ा। थैंक्स, तुम लोग आए। थैंक यू प्रभा। मैं कल वाले प्रेजेंटेशन में आऊंगी, ग्रुप को बता देना। घर लौटते हुए प्रभा से नहीं रहा गया। सौरभ, ये फ्यूनरल अरेंजमेंट्स और लास्ट रिचुअल्स वाली बात गले से नहीं उतरती। ये काम तो कम से कम घर के लोगों को करना चाहिए, पर यहां तो देखो कैसा अजीब समाज है यह। सौरभ कार चला रहा था। क्या पता है, उस दिन मिशेल कह रही थी कि डेविड उसकी माँ को रोज ही धन्यवाद कहते थे कि उन्होंने उन्हें ओल्ड एज होम में नहीं भेजा, बल्कि बीमारी के दिनों में ही खुद उनकी सेवा की। अब पति पत्नी की और पत्नी पति की, बेटा बेटी माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो क्या बाहर वाले आएंगे सेवा करने के लिए? तो सौरभ फिर बुदबुदाया, मुझे तो ओल्ड एज होम की बात समझ में ही नहीं आती। बुढ़ों को अकेले मरने के लिए घर से बाहर भेज दो। ओल्ड एज होम में कोई तो है उनको देखने वाला, भले ही पैसे के बूते। यह तो नहीं कि उन्हें कुंभ के मेले में जानबूझकर भटक जाने दो। जाने कैसे जीते होंगे भटके ये बूढ़े बुढ़िया, ठिठुरते, भीख मांगते, गली गली में कुत्तों से घूमते और एक रोज बेनाम मौत मरते। यहाँ फीस लेकर ही सही कोई इज्जत से उनकी कब्र तो बना देता है और 2 एक फूल भी चढ़ा देता है। तुम नहीं जानती प्रभा, घर परिवार, प्रेम, इज्जत, मर्यादा, ये सब कभी कभी कितने खोखले हो जाते हैं। काश दादी को कोई ऐसी भी जिंदगी मिल जाती। दादी? किसकी दादी? सौरभ, सौरभ किसकी दादी? सौरभ खामोश था, अतीत में उलझा हुआ। जनवरी की कुहासे भरी ठंड में त्रिवेणी में स्नान करने के बाद दादी रुकी थी चंदन तुलसी माला वाले के पास। माँ ने खुद 100 रुपए का एक नोट थमाया था उन्हें। दादी ने बड़ी हैरानी से माँ की ओर देखा और फिर वे चंदन वगैरह देखने में रम गई थी। पास खड़े पिताजी ने शायद माँ को कुछ इशारा किया था और माँ 5 साल के सौरभ का हाथ थामे दूसरी दिशा में चल पड़ी थी। माँ
दादी वहां है, उस दुकान में। वह मां का हाथ खींच रहा था। मां, दादी वहां है ना, चलो। मां ने उसकी बात को एकदम अनसुना कर दिया और उसे लगभग घसीटती हुई आगे बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद पिताजी भी आ मिले थे। दोनों चुप थे, बार बार दाएं बाएं आगे पीछे देखते चलते रहे। फिर तुरंत बस में बैठकर वे लोग वहां से रवाना हो गए थे, पर सीधे घर नहीं लौटे। 1-2 दिन शायद मथुरा में रुके थे। घर पहुंचते ही रोना धोना मच गया था कि दादी कुंभ में खो गई और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। बड़ा होने पर सौरभ 2-3 बार इलाहाबाद गया, शायद कहीं दादी दिख जाए। भीख मांगती सारी बूढ़ी औरतें उसे दादी लगती थीं। पता नहीं इनमें से कितनी भटकने के लिए छोड़ दी गई थी अपने ही बच्चों के द्वारा। कुछ बूढ़े बुढ़िया शायद खुद ही भाग आए होंगे, रोज रोज की डांट डपट और बेइज्जती से तंग आकर। इन्हें भीख देने वाले कुछ तो सौरभ जैसे ही होते होंगे जो अपनी दादी को ढूंढते फिरते होंगे। एक बुढ़िया को भीख देते ही जब सारी औरतें सौरभ को घेर लेती तो उसे खीज होती उस व्यवस्था पर जो भिखमंगों को पैदा करती है। घर पहुंचने पर प्रभा ने सौरभ से चाय पीने को कहा तो सौरभ मना नहीं कर पाया। सच तो यह था कि सौरभ अभी अकेला रहना ही नहीं चाहता था। अनजाने ही उसने प्रभा की बाह थाम ली थी। प्रभा सहज ही चलती रही साथ साथ। बात चाय पर खत्म नहीं हुई थी। खाना भी संग संग बनाया और खाया गया। दोनों बस साथ थे, खामोश, शायद इसलिए ज्यादा साथ थे। प्रभा के कानों में मिशेल की सिसकियां बार बार गूंज रही थी। मैं उनकी कब्र पर एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं डाल पाई। प्रभा को बार बार जून की वह उदास रात याद आती रही जिसके अगले रोज पापा, चाचा और मामा के संग हरिद्वार जा रहे थे मां की अस्थियां विसर्जित करने। उठावनी वाली रात थी वह। पापा ने अपने कमरे के एकांत में अपने सभी बच्चों को पास बुलाया था। उनके हाथ में एक छोटी सी लाल थैली थी। उन्होंने उसके भीतर हाथ डालकर हड्डियों के अधजले छोटे छोटे टुकड़े निकाले। ये तुम्हारी मां की अस्थियां हैं, कहते हुए उनकी आवाज कांप गई थी। मां अब थैली में बंधी इन हड्डियों में ही बची थी। छोटी छोटी मनकों सी लंबी चौकोर हड्डियां। प्रभा ने उन्हें यूं छुआ था मानो मां का स्पर्श हाथों में बस जाए सदा सदा के लिए। बाबा से बहुत मिन्नतें करके लाया हूं। वैसे ऐसी चीजें घर में नहीं लाई जाती, पर मैंने सोचा कि प्रभा तुम तो इन्हें देख ही लो। 2 दिन पहले अस्पताल से लाकर मां के शव को कमरे में लिटाया गया था और उसके सिर के पास ही एक दिया जला दिया गया था। उधर देखने की हिम्मत प्रभा में नहीं थी। देखते हुए जाने कैसा तो लगता था। निर्जीव शरीर कितना निरीह, निस्पंद। शायद इसीलिए शव को मिट्टी कहते हैं। पर मिट्टी तो हवा चलने से उड़ती है, पानी में बहती है। क्या है वह जिसके बिना इसे मिट्टी कहते हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहंती पावका। जब कुछ है ही नहीं तो क्या तो छिदेगा और क्या जलेगा। देह तो ठोस है, इतनी ठोस कि तरल के बिना घिनौनी लगती है। बहुत डर लगता है ऐसा शरीर देखने से, हल्की सी घिन। मृत शरीर अशुचि सा लगता है। कितना कुछ बदल देती है मृत्यु की उपस्थिति, वरना क्या मां ऐसी लगती। पर कुछ देर बाद जब मां का चेहरा ढक दिया गया तो लगा, आह, दूर चला जाता है यह मुख। अब यह कभी देखने को न मिलेगा, न जीवित न मृत। एक बार, बस एक बार इसे देख लेने दो, एक बार छू लेने दो। बिलख रही थी प्रभा और सब के सब जैसे बहरे हो गए हों। क्या इसीलिए तो कहीं मिशेल ने कब्र पर मिट्टी नहीं डाली? प्रभा को लगने लगा कि जैसे
वह खुद कब्र में पड़ी है और उस पर मिट्टी डाली जा रही है। उसकी सांस घुटने लगी। बड़ी मुश्किल से बोली, सौरभ, दम घुट रहा है, बाहर चले। बिना कुछ बोले सौरभ उठा, कोट में बाहें सरकाईं और प्रभा के कंधों पर भी शॉल डाल दी। पता ही नहीं चला कब माटिल्डा बे के किनारे खड़े थे दोनों। रात के 11 बजने को थे। सब और शांति थी। बस सामने लहरों का शोर था तो पीछे हडसन रोड पर गाड़ियों के सर्र से भागने का। आकाश में चांद निकल आया था। पर्थ का आकाश बहुत साफ है। इतना स्वच्छ आकाश भारत के महानगरों में नजर नहीं आता। शायद तेरस का चांद था। उसकी चांदनी से माटिल्डा का तट नहा गया था। पेड़ों की एक एक पत्तियां साफ दिख रही थीं और लहरें भी गिनी जा सकती थी। प्रभा का मन एकदम खिल गया। उसे घर की याद हो आई। उसे घर के बाहर लगा हरसिंगार याद आया। आसपास कितनी खुशबू और धीरे धीरे झड़ते फूलों का सौंदर्य। यहाँ माटिल्डा के तट पर सौरभ खड़ा है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे। मेरे पास है भी और नहीं भी, पर इन दिनों उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस करने लगी है। वह बिना शब्दों की है मौजूदगी। क्या ऐसी ही चांदनी में हरसिंगार के नीचे वह कभी अपने पति प्रमथ के साथ हो सकेगी अकेली? प्रमथ, अकेली और सर्वथा मुक्त, अकेली वह और अकेला प्रमथ, और उनके बीच निर्बाध बह रहा मौन संवाद। एक गहरी सांस ली प्रभा ने और सौरभ को वहीं छोड़ आगे बढ़ गई लहरों के बिल्कुल पास। 3-4 महीने पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के फ्रेशर्स वेलकम में प्रभा पहली बार सौरभ से मिली थी। सौरभ यहाँ पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने आया था। जाने कैसे यह युवक प्रभा के अभेद्य अकेलेपन को तोड़ने में कामयाब हो गया था और प्रभा के कुछ इतना करीब हो गया था कि कम से कम आज प्रभा का मन ही नहीं हो रहा था कि सौरभ उससे जुदा हो। उल्टे उसे लगा कि वह उसका हाथ पकड़कर कहे, सौरभ, सौरभ, डोंट एवर लीव मी अलोन, प्लीज। प्रभा को अपने आप से डर लगने लगा। जाने सौरभ उसके बारे में क्या सोचता है। उसके जीवन में कोई और है भी या नहीं, वह उसे जानती ही कितना है। और यह कैसा फितूर सवार हुआ। क्या इस रिश्ते का कोई नाम, इसकी कोई शक्ल हो सकती है? अचानक प्रभा वहीं बैठ गई और घुटनों में चेहरा दबाकर रोने लगी। सौरभ समझ नहीं पाया कि प्रभा को चुप कराए या उसका अवसाद बह जाने दे। वह जानता था कि प्रभा की मां की मृत्यु के बाद घर में सबकी मौजूदगी के बावजूद प्रभा के पापा कैसे अकेले हो गए थे। मिशेल के स्टेप फादर की बीमारी और उनकी तीमारदारी के बारे में अक्सर ही प्रभा की उससे बातें होती रहती थी। यू नो सौरभ, आई रियली फील गिल्टी समटाइम्स। पता है, मैंने पापा को रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंसी नहीं लेने दी। मुझे लगता था कि अब उन्हें आराम करना चाहिए, कहाँ इधर उधर धक्के खाएंगे। आज मैं जानती हूँ कि अगर वे काम कर रहे होते, एक्टिव होते, तो शायद कुछ और जी जाते। वे एकदम अकेले हो गए थे। सारा दिन जाने क्या क्या सोचा करते। जानते हो, एक बार जब मैं उनके कमरे में घुसी तो सुना वे कह रहे थे, कहाँ चली गई तुम? मुझे लगा था मुझसे कह रहे हैं, पर नहीं, अब मैं जानती हूँ कि वे माँ को उलाहना दे रहे थे। मिशेल कहती है कि डेविड माँ के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करते हैं। प्रभा की हिचकियां जब बढ़ने लगी तब सौरभ को लगा कि यदि रात के इस पहर कोई इस तरफ आ गया तो जाने क्या सोचेगा। वह प्रभा के पास घुटनों के बल बैठ गया। क्या हुआ प्रभा, क्या हो गया?
उस पल प्रभा पापा के अकेलेपन से निकलकर अपने अकेलेपन के बारे में सोच रही थी। मुझे सच में क्या चाहिए? मेरा मन कहाँ भागा जा रहा है? सौरभ ने फिर पूछा, क्या हुआ प्रभा? मैं घर जाऊंगी, कल ही मेरा टिकट बनवा दो। पागल हो गई हो क्या? अरे तुम विदेश में हो, ऑस्ट्रेलिया में, अपने घर से हजारों मील दूर। मैं बस जाऊंगी और कुछ नहीं। प्रभा ने बच्चों की तरह जिद पकड़ ली। अच्छा ठीक है, कल टिकट खरीद लेंगे। अब घर चले? नहीं, अभी नहीं, कहकर प्रभा ने सौरभ का हाथ कस के पकड़ लिया। वह रात उन्होंने डॉकयार्ड में खड़ी एक नाव में बिताई। डॉकयार्ड के हुक से बंधी नाव लगभग भोर होने तक इन दोनों यात्रियों के अकेलेपन को बांटने की कोशिश में पानी के साथ मिलकर संगीत रचती रही। सुबह अपनी लाल चादर से मुंह निकालकर जब सूरज ने इन्हें देखा तो पाया कि उसके उठने के पहले ही उसकी रश्मियों ने उनके आसपास गुलाबी डोरों से एक वितान रचना शुरू कर दिया था, जिससे वे ही नहीं, माटिल्डा का सारा जल, आसपास की सारी पृथ्वी, सारा जीवन सराबोर हो रहा था। रीटा को रह रहकर डेविड की जिंदगी का आखिरी दिन याद आता रहा। क्यों भिजवाए थे मिशेल ने वे डैफोडिल्स? न भिजवाती तो शायद वह डेविड के लिए आखिरी दिन न होता। कहीं मिशेल को इसका एहसास तो नहीं हो गया था? लगता है डेविड को भी पता चल गया था, तभी तो वह हर बात रीटा को बताने पर तुल गया था। यहां तक कि वह उस दिन अपनी पहली पत्नी पैम को भी याद करता रहा। पैम ने जुड़वा बच्चों के जन्म का सारा दोष उस पर मढ़ते हुए कहा था कि डेविड उसकी खूबसूरती और कैरियर से जलता था, तभी तो उसने दूसरे बच्चे के लिए इतना इंसिस्ट किया था। नहीं तो क्या एक ही बच्चा काफी नहीं था? वह यह बात बड़ी सहजता से भूल गई थी कि डॉक्टरों ने एमटीपी के लिए साफ मना कर दिया था, पर उसके जन्म की मूल जिम्मेदारी से डेविड इनकार नहीं कर सकता था। तलाक के समय पैम बड़े बच्चे की कस्टडी चाहती थी, पर बड़ा बच्चा अपने छोटे भाई बहन से इतना जुड़ गया था कि मनोविश्लेषकों ने समझाया कि बच्चे को इनसे अलग करना घातक होगा। डेविड ने पैम को बच्चों से, खासकर बड़े बच्चे से कभी भी मिलने की इजाजत दे दी थी। पैम की मृत्यु की सूचना भी डेविड को बड़े बेटे जिम से ही मिली थी, जो अपनी मां के अंतिम दिनों में उसके साथ रहने लगा था। 26-27 सालों में डेविड शायद पहली बार पैम के घर गया था। उसकी फ्यूनरल पर और अपने साथ जिद करके दोनों छोटे बच्चों को भी ले गया था। आखिर पैम उनकी जननी थी। यहीं से तो उठी थी उसके खुद के फ्यूनरल और लास्ट राइट्स के बारे में बात। रीटा, मैंने सेंट पॉल लास्ट राइट्स एजेंसी को फ्यूनरल के लिए एंगेज किया है। फोन नंबर मेरी डायरी में है, तुम उन्हें इन्फॉर्म कर देना। डेविड रीटा के दाएं हाथ की उंगलियों को होले से छूकर बुदबुदाया। रीटा ने अपनी नम हुई आंखों को बाएं हाथ से पोंछा। मैंने शायद तुम्हें पहले बताया था, पर मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ जान लो, जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। इतने महीने हो गए तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ इस बीमारी। डेविड प्लीज, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। मेरी जिंदगी। पागल हो तुम, कौन करता है सेवा? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और तुमने अपने तमाम कैरियर को और जीवन को ही दांव पर लगा दिया। अरे और कोई होती तो आज मैं ओल्ड एज होम में पड़ा आखिरी घड़ियां गिन रहा हूं, अकेला और बेबस, किसी नर्स के सहारे। पॉल, जॉन,
मैक सब इसी तरह तो गए सब चले गए। कहते कहते डेविड की निगाह दरवाजे पर गई। सामने निशल की नन्ही बच्ची एंजिला खड़ी थी, हाथों में डैफोडिल्स के गुच्छे लिए। हाय हाय माय एंजल, आओ आओ, कैसी हो लव? ग्रैंडपा, ये फूल मम्मी ने भिजवाए हैं। कहाँ है मिशेल? रीटा ने पूछा। मम्मी चली गई, उनकी क्लास थी और लौटने में मुझे ले जाएगी। डेविड के होठ दुख से सिकुड़ गए। रीटा का चेहरा सख्त हो आया। बीमारी के टर्मिनल स्टेज में मिशेल का यह व्यवहार उसे खल सा गया। मिशेल अब भी 26-27 साल पहले जैसी थी, जिद्दी और नादान। उसने डेविड के बाएं हाथ को दबाया। डेविड प्लीज। मम्मा ने ये फूल दिए हैं, कह रही थी पापा को पीले डैफोडिल्स बहुत अच्छे लगते हैं। यह एंजिला थी जो डेविड के पास दौड़ी चली आई थी। पापा, यह संबोधन रीटा और डेविड दोनों को चौंका गया। डेविड मिशेल के लिए सदा ही स्टेप फादर रहा। मिशेल ने कभी उसे सीधे पुकारा ही नहीं। हे यू लिसन, एक्सक्यूज मी, यही तरीके थे उसको पुकारने के। पापा, मिशेल ने उसे पापा कहा। डेविड को ऐसा लगा जैसे कि उसकी शिराओं में जमी बर्फ पिघल रही है, जिसके वेग से उसके मन पर बरसों से रखी चट्टान उखड़कर बह गई, विलीन हो गई। उसकी देह आत्मा की तरह ही हल्की हो गई। आज वह मुक्त है, आज वह मुक्ति का गान गा सकता है। उसने रीटा को देखा, वह रो रही थी, उसकी पीठ रह रह कर कांप रही थी। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और बड़ी कोमलता से बोला, मुझे पूरा भरोसा था हम जीत गए। रीटा, हाउ ग्रेटफुल आई एम, नाउ आई कैन। रीटा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और होले से अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। पीले डैफोडिल्स बॉब को भी पसंद थे। बॉब यानी रीटा का पहला प्यार और मिशेल का पिता। कितना प्यार करती थी मिशेल बॉब को, और बॉब भी बेटी के बिना बिल्कुल नहीं रह पाता था। वही बॉब कैसे चला गया शेली के संग मिशेल से मुंह मोड़कर, बिल्कुल ही भूल गया बच्ची को। कितना अलग है डेविड बॉब से। शुरू में ही उसने रीटा से साफ कह दिया था कि वह अपने बच्चों को साथ रखेगा, और अगर यह रीटा को मंजूर नहीं तो। एकाएक घर में 4 बच्चे हो गए थे। डेविड के तीनों बच्चे मिशेल से बड़े थे, काफी बड़े। वे अपनी ओर से नन्ही मिशेल का ख्याल रखते, पर उसने कैसे झटक दिया था सभी को। नहीं, ये मेरे भाई बहन नहीं है, ये स्टेप ब्रदर सिस्टर, उनके बच्चे। पापा को पीले डैफोडिल्स पसंद हैं। ये फूल किसके लिए भेजे हैं मिशेल ने? किसके लिए? डेविड के लिए या बॉब के लिए? यूं तो लड़की ने बॉब को कभी याद ही नहीं किया, कभी उसके बारे में नहीं पूछा। बॉब और मिशेल। वह शुक्रवार की दोपहर थी। नहीं, अभी नहीं, बाद में। वह शुक्रवार की दोपहर थी। क्लास के बाद मिशेल कुछ देर अपने ग्रुप के साथ प्रेजेंटेशन डिस्कस करती रही। बाहर निकल उसने घड़ी देखी तो 3 बजने को थे। एंजिला, उसकी लाडली, उसे मिस कर रही होगी। एंजिला इन दिनों डेविड से कितनी घुल मिल गई है। ग्रैंडपा की रट लगाए रखती है। कितना मुश्किल है बच्चे को समझाना कि उसके ग्रैंडपा अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उसे लगा कि आज डेविड से जरूर मिलना चाहिए, डेविड जिसे मिशेल कभी स्वीकार नहीं कर पाई। अभी अचानक डेविड उसे बहुत अपने से लगे। धीरे धीरे टूटती बिखरती माँ को उन्होंने संभाल लिया था। डेविड तो अपने होने तक का, जीवन तक का श्रेय माँ को देते रहे हैं, और माँ सहज ही सबसे प्यार करने लगती थी। मिशेल को प्रभा की याद हो आई।
प्रभा ऐसे लोगों के बारे में एक इंडियन फिल्म का गाना सुनाती थी, जो भी राह में मिला हम उसी के हो लिए। हम उसी के हो लिए, कुछ ऐसे ही। माँ है ही ऐसी, सभी को अपना बना लेती है। डेविड के तीनों बच्चे जैक, जिम और क्रिस माँ के जितने करीब हैं उतनी मिशेल भी नहीं। और अब उसका अपना पति मैक, वह तो माँ का दीवाना ही है। मिशेल, यू आर वेरी लकी कि तुम्हें ऐसी माँ मिली। फिर ऐसी औरत पापा को क्यों नहीं बांध पाई? या संबंध टूट जाने के बाद माँ में ये बदलाव आए और उन्होंने अपने प्यार को शब्द देना शुरू कर दिया। पापा जब माँ से अलग रहने लगे थे तो मिशेल को कितनी ही बार लगा था कि वह उनसे मिले, उनके पास बैठे। पर पापा की नई पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। वह सुरक्षा चाहती थी, पूरी सुरक्षा। बच्चा दो टूटे दिलों को जोड़ सकता था। इसलिए कुछ ही दिनों बाद शेली ने साफ कह दिया था, बॉब, तुम्हें मिशेल को भूलना पड़ेगा। जब तुम रीटा से संबंध खत्म कर ही रहे हो तो बच्चे का क्या मोह? और अगर बच्चे से बहुत मोह है तो मुझे भूल जाओ। बट यू नो, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। और अगर तुम, कहते कहते शेली आंखों में आंसू भरकर बॉब के कलेजे से जा लगे थे। बॉब ने उसे बाहों में भरकर चूमते हुए उसके आंसू सूख डाले थे। जैसा तुम चाहो डार्लिंग। वह आखिरी शाम थी जो मिशेल ने पापा के संग बिताई थी। लौटते वक्त पापा ने मायर्स से उसकी फेवरेट बार्बी डॉल, टेडी बियर और ढेरों चॉकलेट्स खरीदवाए थे। आई लव यू माई चाइल्ड, ये पापा के कहे आखिरी शब्द थे। पापा उस शाम पोर्टिको से ही वापस चले गए थे। पिछली विजिट्स की तरह उन्होंने कॉफी नहीं पी थी। अरे वाह, आज तो तुम बहुत सारे गिफ्ट ले आई हो। कहीं तुम्हारे पापा भूल तो नहीं गए कि तुम्हारा बर्थडे अगले महीने है? मम्मी ने चहक कर उसे चेताया था कि वह अपने घर पहुंच गई है। बॉब, बॉब, मिशेल, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? चले गए, पर कॉफी जरूर जल्दी में होगा। पर उसे बताना चाहिए था, मैं उसे रोक थोड़ी ही लेती। माँ का मूड पूरी तरह उखड़ गया था। बहुत दिनों बाद एक बार बॉब की एक चिट्ठी मिशेल के हाथ लग गई थी। उसने पढ़ी, रीटा, हम जिंदगी भर अच्छे दोस्त रहेंगे। बस पति पत्नी की तरह एक छत के नीचे साथ रहना मुश्किल लगता है, घुटन सी होती है। मुझे यकीन है कि तुम मुझे समझोगी और सारी जिंदगी जान जाओगी कि सारी जिंदगी एक डोर में बंधे रहना कितना कठिन है। तुम्हारा डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट मुझे हरदम प्रभावित करता है। तुम एक इंडिविजुअल के तौर पर बहुत खास हो। नहीं तो औरतें कितनी हाय तौबा मचाती हैं, बांध के रख लेना चाहती हैं मर्द को। उफ, पर तुम ग्रेट हो। हम दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, बॉब। पापा फिर कभी नहीं आए। दोस्ती का वादा उन्होंने कभी नहीं निभाया। माँ जता नहीं पाए कि वह सामने वाले से कितने गहरे में जुड़ी है कि यह अलगाव कैसे बिखेर कर रख देगा उसे। मिशेल भुला नहीं पाती शेली के आंसू, पापा से उसका लिपट जाना। शायद इन्हीं आंसुओं ने शेली को पापा से बांधा था। पर माँ के आंसू, वे तो गालों पर कभी बहे ही नहीं, बस खून बनकर कलेजी और जिस्म में बहते रहे। किसी ने कभी उन्हें नहीं देखा। पर क्या डेविड ने भी नहीं? शायद डेविड और माँ एक ही राह के राही हैं। किसी पर भार नहीं बनना चाहते। डेविड भी खुद को बांटने में ही विश्वास रखते थे। डेविड की करुणार्थ आंखें मिशेल को बुलाती सी लगी। कैसे हैं आप? अस्पताल के दरवाजे से अंदर जाते हुए मिशेल ने पूछा। उत्तर में डेविड मुस्कुराया था, पीड़ा भरी सच्ची मुस्कान। उसने सर घुमाकर डैफोडिल्स की ओर
देखा। थैंक्स। होले से बुदबुदाया। मिशेल उसके बेड पर बैठ गई। अचानक ही सबको और खुद को चौंकाते हुए उसने डेविड के हाथों को होले से छुआ। ठंडे बेजान हाथ। उसके हाथ अलग छिटकने को हुए, पर उसने उन्हें रोक लिया। डेविड ने मिशेल के हाथों की नर्म गर्माहट को गहरे में महसूस किया। चौंक कर उस पर नजरें टिका दी। उसे मिशेल की आंखें नम सी लगी और होठ बुदबुदाते से। उसने शायद सुना भी, आई लव यू। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और आंखों में चमक। यह वो मिशेल को ही दिखी थी। उसने अपना हाथ हटाया नहीं। डेविड ने आंखें मूंद ली थी। पता नहीं कब तक मिशेल डेविड का हाथ अपने हाथों में लिए बैठी रही। पता नहीं कब एंजेला मां से सटकर खड़ी हो गई थी। डेविड की आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर शांति थी। मिशेल को गहरी शांति अपने भीतर उतरती सी महसूस हुई। डेविड के शरीर से उसके शरीर में अपूर्व शांति, आत्मा को तृप्त करती शांति। उसी रात डेविड ने अंतिम सांस ली। पीले डैफोडिल्स डेविड के सिरहाने सजे थे। सफेद चादर में लिपटे डेविड के सिरहाने ये फूल सफेद संगमरमर की कब्र पर सजे से दिख रहे थे। स्तब्ध वातावरण में रंग भरते उदास डैफोडिल्स। मां डेविड के निर्जीव देह को घर पर ले आई थी। यह अनोखी घटना ही थी, क्योंकि क्रिमेटिंग एजेंसियां लाश को अस्पताल से ही सेमेट्री पहुंचा देती, जहां गिने चुने सगे संबंधी, मित्र, परिजन इकट्ठे हो जाते थे। कभी कभी तो मृतकों को अंतिम सहचर के तौर पर एजेंसी के क्लर्क ही मिलते थे। कई बार तो बच्चों तक को अपने माँ बाप की मरने की सूचना दिनों बाद हो पाती थी। इन बूढ़ों को सेमेट्री तक का रास्ता ओल्ड एज होम से सीधे या फिर वाया अस्पताल तय करना पड़ता था। पर रीटा डेविड की अंतिम विदाई घर से ही करना चाहती थी। वह घर जो डेविड की वजह से ही घर बना रह पाया था। यह माँ और डेविड के संबंधों की ऊष्मा ही थी कि फ्यूनरल में डेविड के तीनों बच्चे अपने अपने परिवारों के साथ थे और पहली बार मिशेल उन सबके साथ थी, निर्द्वंद्व और मुक्त। ट्राइमेस्टर खत्म होने के अगले ही दिन सौरभ सुबह से ही प्रभा के घर पर आकर जम गया। उसी ने नाश्ता बनाया और खाना भी। दोपहर बीतते बीतते दोनों माटिल्डा बे की तरफ चल दिए। गर्मियों की शाम को माटिल्डा की रौनक देखते ही बनती है। पूरे तट पर लोगों की भीड़ जम जाती है। एकांत ढूंढते हुए वे दोनों कुछ आगे निकल गए। सामने एक नौजवान लड़की एक बच्ची के संग बालू में बैठी घरौंदा बना रही थी। बच्ची बार बार घरौंदा बनाती और बार बार तोड़ देती खिलखिलाती हुई। प्रभा को एकाएक हिमानी याद आ गई। हिमानी नेपाल की थी। शुरू में प्रभा कई बार उसके साथ माटिल्डा की ओर घूमने आती थी। लड़के लड़कियों को खुलेआम चूमते, आलिंगनबद्ध होते देख बौखला सी जाती हिमानी। कहती, ये लोग बिना शादी के ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। अजीब बेशर्म समाज है यह। हिमानी की याद आते ही प्रभा को लगा कि शायद यह लड़की भी अविवाहित है और यह बच्चा नाजायज। प्रभा को एकाएक झटका सा लगा और खुद पर खूब शर्म आई। नाजायज, जायज, ये क्या सोचने लगी वह। पर देखो तो सही, दोनों कितनी खुश हैं और माँ बच्चे के संग कैसे निसंकोच खेल रही है। कितनी खुश यह और कितना खुश है बच्चा। क्या हमारे समाज के जायज बच्चे भी इतने खुश रहते हैं और शादीशुदा माएं ऐसे खेल पाती हैं बच्चों से? अगर यह अकेली है तो क्या इसने संबंधों के उतार चढ़ाव नहीं झेले होंगे? पर वह इसे बोझा बनाकर नहीं लादे हुए।
वर्तमान को जी रही है और उसके पूरेपन के साथ, बिना किसी अपराध बोध के। और वह बच्ची, वह भी तो साथ साथ जी रही है उसके। पानी की तरह बहते हुए कितना जीवन है इन दोनों में। सौरभ ने पूछा, क्या देख रही हो? कितनी खुश हैं ये दोनों। अचानक बच्ची उठी और किलकारी भरते हुए पानी की ओर दौड़ी। मां भी उसके पीछे पीछे भागी और दोनों पानी में छप छप करने लगी। तुम भी पानी में उतरोगी? सौरभ ने पूछा। नहीं। क्यों अपने को यूं बांधे रखती हो तुम? उस दिन कह रही थी कि तुम्हारा वजूद पानी की तरह है, जैसा बर्तन पाया वैसा ढल गई। पर क्या सच में प्रभा? क्या तुम सहज ढल जाती हो या ढलते हुए भी मन ही मन विद्रोह करती हो? वही विद्रोह तिराता है पानी में अपनी कड़वाहट साथ लिए। प्रभा, पानी बनना ही है तो नदी बनो ना, बहती नदी। क्यों बनना चाहती हो स्थिर पानी जो पड़े पड़े सड़ जाता है, गंधाने लगता है और सब कुछ को उसी बास में भर देता है। कहते कहते सौरभ ने प्रभा के कंधों को थाम लिया। अचानक एक बॉल सौरभ के पांवों से टकराई। कुछ स्कूली बच्चे एकांत पाकर वहीं बॉल से कैच खेलने लगे थे। सौरभ ने बॉल उठाई और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ उछाली और खेल में शामिल होने का इशारा किया। लड़के लड़कियों ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। प्रभा उन सबको खेलते हुए देखती रही। कुछ देर बाद सौरभ ने प्रभा को इशारा किया और बॉल उसकी तरफ उछाल दी। प्रभा ने चुन्नी संभालते हुए बॉल वापस फेंकी। सौरभ ने उसके पास फिर बॉल फेंकी और फिर अगली बार ग्रुप की दूसरी बच्ची ने बॉल प्रभा की ओर फेंकी। प्रभा चुन्नी संभाल ही रही थी कि सौरभ दौड़ता हुआ आया और उसकी चुन्नी खींचकर अपने उस सिर पर उसने कन्हैया की तरफ बांध लिया। अब खेलो। चुन्नी के बिना प्रभा संकोच में पड़ गई और उसके हाथ सहज ही छातियों को ढकते हुए उन पर टिक गए। सौरभ ने उसे आंखों से इशारा किया पर उसने हाथ नहीं हटाए। वह नजदीक आया और शैतानी से मुस्कुराता हुआ बोला, ए, दे आर ग्रेट। और फिर उसने आंख मार दी। प्रभा शर्म से लाल हो गई। पर उसी पल गेंद उसकी ओर आई। प्रभा ने गेंद रोक ली और खेल बदस्तूर चलता रहा, रुका नहीं। जाने कितना समय यूं ही बीत गया। थोड़ी देर पहले जो गुलाबी सूरज माटिल्डा के उस पार पानी को छूने की कोशिश कर रहा था, अब गहरा लाल होकर माटिल्डा बे के तले पर चमक रहा था। यह थी आपकी अपनी कथा की कहानी। कैसी लगी बताएं और अपने कमेंट्स जरूर लिखें। नमस्कार।